हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे भारत का इतिहास, जिसमें हमने आध्यात्मिक काल, प्रागैतिहासिक काल को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ऐतिहासिक काल में पहला पार्ट जो हमारा था प्राचीन भारत का, लगभग हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप हमारी पूरी प्राचीन भारत की वीडियोस को हमारे चैनल पर देख सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए एक मैराथन वीडियोस लेकर आऊँगा दोस्तों, जिसमें हमने अभी तक जितना भी इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस किया है उन सबको हम एक बार पुनः रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे। और उसमें जो कुछ भी पॉइंट हमारे यहाँ पर छूट गए हैं, जो मैंने आपको नहीं बताया है और जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उन पॉइंट्स को भी हम मैराथन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, इसलिए आप चैनल में बने रहें। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पढ़ रहे थे दक्षिण भारत का इतिहास। और दक्षिण भारत के इतिहास को दोस्तों हमने यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। आपका हमने एक पार्ट डिवाइड किया था संगम काल में और दूसरा हमने बात की थी दक्षिण भारत के राज्यवंश। तो दोस्तों, थे तो ये सारे दक्षिण भारत के राजवंश, परंतु इनको संगम काल के अंदर क्यों रखा गया चेर, चोल और पांड्य को? क्योंकि ये आपका जो है 100 से 300 ईस्वी, यानी आपकी पहली सदी से तीसरी सदी तक का जो हमारा काल था उसे संगम काल कहा जाता था। क्योंकि इस समय के जो भी विद्वान या राज दरबार में जो भी विद्वान होते थे, वो एक सभा बनाकर क्या है साहित्य की रचना करते थे। तो संगम का अर्थ ही होता है आपका सभा। तो सभा का जो करते हैं, सभा एक आयोजन करके वहाँ पर किसी भी साहित्य का ये आपका जो है लेखन करते थे, ठीक है, उसकी रचना करते थे किसी भी साहित्य की। तो उस समय के जो भी साहित्य लिखे गए उन सभी को आपका जो है संगम साहित्य कहा गया। और वो जो पूरा टाइम पीरियड जो आपका है पहली सदी से तीसरी सदी तक का, वो सारा का सारा जो टाइम पीरियड है आपका, उसे संगम काल कहा गया। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए चेर, चोल और पांड्य, यही तीन राजवंश हैं जो कि संगम काल में हमारे गिने जाते हैं। तो दोस्तों, संगम काल यानी जो संगम साहित्य था, इनको जो संरक्षण दिया था किसने दिया था? जो संगम थे उनको संरक्षण किसने दिया? तो पांड्य राजवंशों ने इनको सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया था। और इनके टाइम पीरियड में ही तीन हमारे यहाँ पर संगम हुए थे दोस्तों। हमने आपको पिछली वीडियो में यहाँ पर डिस्कस किया था, तो आप जाकर हमारे संगम काल वाली जो वीडियो है उसमें जाकर आप डिटेल से देख सकते हो। बाकी हम जब रिविज़न करेंगे तो उस समय इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने उसमें देखा था कि जो दो संगम थे, पहला और तीसरा संगम, दोनों क्या हुए थे? मदुरई में हुए थे दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे दक्षिण भारत के जो अन्य राजवंश थे, जैसे पल्लव राजवंश हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, चालुक्य वंश हो गया और चोल वंश। अब आप कह रहे होंगे कि चोल वंश तो हमने संगम काल में ही पढ़ा था और चोल वंश हम यहाँ पर बाकी चालुक्य के बाद भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 500 ईस्वी और 1200 ईस्वी के आसपास। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चोल वंश आपका 300 ईस्वी से पहले, जब तीसरी सदी के आसपास चोल का पतन हो गया था, उसके बाद 9वीं शताब्दी के आसपास फिर से आपका जो है चोल वंश का उदय हो गया था, ठीक है। तो उसी चोल वंश के बारे में हम यहाँ पर पुनः डिस्कस करेंगे। जो अगला कोई राजा होता है जो कि फिर से चोल वंश को क्या करता है? उदित कर देता है। तो हम दोस्तों आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने कल के वीडियो में पल्लव राजवंश और चालुक्य राजवंश के बारे में दोस्तों डिस्कस कर लिया था। और चालुक्य के जो 3 पार्ट्स हैं उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रकूट और चोल वंश के बारे में। हम दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा यही रहेगा। और उससे पहले, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कल की वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसका रिवीजन कर लेंगे और उसके जो PYQs रह गए हैं उनके आंसर्स मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश आपको ध्यान रखना दोस्तों, 735 ईस्वी 756 ईस्वी तक शुरू होता है, ठीक है, ख़त्म होता है। और 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक आपका जो है चोल वंश हमारा यहाँ पर चलता है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कल की वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोस्तों दक्षिण भारत के इतिहास में हमने देखा था कि जो आपका 500 ईस्वी और 1200 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी से आपका शुरू हो गया था पल्लव वंश, और उसके बाद हमने चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा। चालुक्य वंश के 3 पार्ट्स हमने पढ़े, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। तो ये तीनों आपको दोस्तों ध्यान रखना है।
और इनके अलग अलग संस्थापक भी हुए, इनके राजा जो हुए उनके बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, और अभी हम रिवीजन के तौर में इन सबको दोबारा से पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। तो दोस्तों पल्लव वंश में हमने सबसे पहले पढ़ा कि पल्लव वंश की जो संस्थापक हुए कौन हुए दोस्तों, आपके सिंह विष्णु हुए। सबसे पहले कौन आए 575 ईस्वी में से 897 ईस्वी तक आपका कौन सा है, सिंह विष्णु ने यहाँ पर जो है पल्लव वंश की स्थापना की थी, जिनकी राजधानी कांची तमिलनाडु में थी। और इनकी जो भाषा थी, राजभाषा, वो क्या थी, संस्कृत थी। 575 से 600 ईस्वी तक आपका जो है सिंह विष्णु ने यहाँ पर शासन किया था। सिंह विष्णु जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने इनके दरबार में एक कवि हुआ करता था, भारवी। कौन होता, भारवी जो है आपका किसके दरबार में कवि था, तो सिंह विष्णु। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा लेखक किसके दरबार में था, तो आपको ध्यान रखना है कि भारवी नाम का एक लेखक जो था वो कहाँ था, सिंह विष्णु के दरबार का कवि था। और इसने एक रचना लिखी थी आपका कीर्तार्जुनीयम। कौन सी, कीर्तार्जुनीयम रचना किसकी है दोस्तों, भारवी की है। तो आपको ध्यान रखना है। और भारवी किसके दरबार का कवि था, लेखक था, तो सिंह विष्णु के दरबार में था। उसके बाद दोस्तों सिंह विष्णु के शासनकाल में ही आपका वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि वराह मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो सिंह विष्णु ने ही किया था, और इसी के कार्यकाल में ही आपका इसका निर्माण हुआ था। सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक हुआ जिसने चेर, चोल और पांडे राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। तो हमने इससे पहले जो संगम काल में चेर, चोल और पांडे पढ़ा था, उन सबको इसने पराजित करके एक नए साम्राज्य का विस्तार इसने किया था। तो पल्लव वंश की इसने क्या कहते हैं यहाँ पर स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि इसका पुत्र होता है महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि एक महान कवि और संगीतकार था। क्या था, महान कवि और संगीतज्ञ थे महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, और इसने एक हास्य ग्रंथ लिखा था। कौन सा, मत विलास ग्रंथ प्रसन्न। क्या आंसर, मत विलास प्रसन्न। इसने एक हास्य ग्रंथ लिखा था, जो कि आपको ध्यान रखना है। और ये पल्लव काल की एक प्रमुख रचना मानी जाती है, मत विलास प्रसन्न, जो कि किसने लिखी है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखी है। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था, और बाद में ये तमिल संत अप्पर के प्रभाव से शैव धर्म का अनुयायी बन गया। तो पहले क्या था, ये जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में शैव धर्म का अनुयायी बन गया था। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, हम चालुक्य के बारे में भी दोबारा डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके शासनकाल में ही चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय था, उसने यहाँ पर आक्रमण किया था, और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित करके आपके पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत इसने कर दी थी। किसने, महेंद्र वर्मन के टाइम पे पीरियड में चालुक्य और पल्लव वंशों के बीच में क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया था। इसका पुत्र होता है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है आपका जो है सबसे शक्तिशाली शासक होता है पूरे पल्लव वंश में, और इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था, और इसकी राजधानी वातापी को जीतकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। कौन सी, वातापी कोंड की जो उपाधि है किसने धारण की थी, आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जब इसने किसको हरा दिया था, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर लिया था। और हमने आपको देखा था कि चालुक्य वंश का जो आपका जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी, वातापी में थी। इसने नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही आपका महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद हमने देखा था कि नरसिंह वर्मन द्वितीय जो होते हैं वो कैलाशनाथ मंदिर, आपका जो है राज सिद्धेश्वर मंदिर जिसे कहा जाता है, ठीक है, और इसका निर्माण इसने कराया था। और स्थापत्य कला का भी यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा साक्ष्य देखने को मिलता है, उसके विकास को देखने को हम यहाँ पर हमें मिलता है। इसका शासन, नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो शासनकाल था वो शांति का शासनकाल कहा जाता है। क्या है, शांति का शासनकाल कहा जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक कौन रहते थे, दंडीन रहा करते। कौन थे, दंडीन एक प्रसिद्ध लेखक थे। किसके दरबार में, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। एक हमने अभी पढ़ा भारवी, सिंह विष्णु के दरबार में भारवी एक नामक का लेखक होता था, और वहीं दंडीन जो आपका है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में आपका देखने को हमें मिलता है, जिसने देश कुमार रचित, कौन सी, देश कुमार चरित की रचना इन्होंने की थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसके बाद दोस्तों पल्लव वंश में हमने आगे देखा नंदी वर्मन द्वितीय, जिसने मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्या आंसर, कहाँ चले गए, ठीक है, हमें पढ़ते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। इसने क्या है, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने, नंदी वर्मन द्वितीय ने। इस वंश का अंतिम शासक, पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, अपराजित वर्मन। कौन था, अपराजित वर्मन, जिसका 879 ईस्वी से 897 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में
मिला दिया था। ठीक है, उसके बाद पल्लव साम्राज्य को चोल शासक, जो मैंने आपको बताया था ना कि 8वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर जो है पुनः चोल वंशों का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, पल्लव साम्राज्य जो भी था उसके शासकों को है चोल शासकों ने विजित कर लिया था और अपने राज्य को में इन्होंने मिला दिया था। तो इस प्रकार जो है चोल जो है फिर से यहाँ पर उदित हो गया और संपूर्ण राज्य इन्होंने जीतना, यानी एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना इन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने चालुक्य वंश पढ़ा, तो हमने ऊपर से देखा कि चालुक्य और पल्लव वंश साथ साथ में चल रहे थे। तो वातापी और बादामी के चालुक्य, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो इस वंश के संस्थापक थे जय सिंह और इनकी राजधानी थी वातापी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी वातापी को इन्होंने जीत कर, ठीक है, वेताडु कुंड की इन्होंने क्या करती, उपाधि धारण कर दी थी। तो यहाँ पर संस्थापक कौन हुए, जय सिंह। तो वातापी के चालुक्य का जो संस्थापक थे वो कौन थे, जय सिंह थे। पुलकेशिन द्वितीय इसका सबसे प्रतापी शासक होता है, किसका, चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश जो वातापी चालुक्य थे उनका सबसे प्रतापी शासक कौन होता है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था और इसने पश्चिम गंग वंश, कंदव वंश और पुष्यभूति वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी। तो मैंने आपको बताया था कि कदम वंश, ठीक है, वह कदम वंश, पुष्यभूति वंश और गंग वंश ये साथ साथ में चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इन सब को इन्होंने पराजित किया, हर्षवर्धन को इन्होंने पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी, जो आंध्र प्रदेश में आपका पड़ता है वेंगी, ठीक है, उसको भी जीतकर इसने विष्णुवर्धन को यहाँ पर अपना उसका यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। और इसी प्रकार वेंगी के चालुक्यों का भी यहाँ पर क्या हो जाता है, नींव रखी जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं वेंगी के चालुक्यों का जो संस्थापक हुआ है वो कौन हुआ, विष्णुवर्धन हुए। तो पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई को यहाँ पर क्या कर दिया था, यहाँ का शासक बना दिया था। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने ही आपका जो है अपने शासन काल में पल्लव वंश, यहाँ पर हम दोस्तों डिस्कस कर रहे थे। तो पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासन काल में, ठीक है, पल्लव वंश पर आक्रमण कर पल्लव शासक जो महेंद्र वर्मन प्रथम था उसको युद्ध में पराजित किया। इसका बदला फिर किसने लिया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया, जो कि महेंद्र वर्मन का पुत्र था। और इसने पल्लव का महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पराजित कर दिया था। राजधानी बादामी पर कब्जा करके इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम को वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने भी क्या कर दी, वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली थी। पुलकेशिन द्वितीय के बाद की जो जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है किस में मिलती है, ऐहोल अभिलेख में। तो ऐहोल अभिलेख में किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक रचनाकार होते हैं कौन, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि होते हैं कौन, आपका रवि कीर्ति। कौन, रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति ने ही आपका ऐहोल अभिलेख का निर्माण इन्होंने किया था। और इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत भाषा इनकी थी। ठीक है, तो रवि कीर्ति किस शासक के राजकीय कवि थे, या किसके राजकीय कवि थे रवि कीर्ति, तो आपको ध्यान रखना है पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि थे आपके रवि कीर्ति। इस वंश का अंतिम शासक होता है आपका कीर्तिवर्मन द्वितीय, और जिसे दंती दुर्ग ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो जब हम राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, दंती दुर्ग ने की। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा कल्याणी के चालुक्य। तो जिन चालुक्य ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया, कल्याणी के चालुक्य कहलाए। इस वंश का की स्थापना तैलप द्वितीय ने की। किसने की, तैलप द्वितीय ने आपके कल्याणी चालुक्य की स्थापना की। और इन सभी में सबसे महाप्रतापी शासक हुआ विक्रमादित्य सिक्स। कौन, विक्रमादित्य सिक्स। और इसके कई विद्वानों कवियों को अपने दरबार में आश्रय इन्होंने दिया था। और इनके दरबार में दो प्रसिद्ध कवि होते हैं आपके कौन, विज्ञानेश्वर और विल्हण। कौन होते, विज्ञानेश्वर और विल्हण। विज्ञानेश्वर ने आपके जो है मिताक्षरा की रचना की थी जो कि संस्कृत भाषा में थी, और विल्हण ने आपके जो है विक्रमांक चरित्र की रचना इन्होंने की थी। तो दो प्रमुख कवि जो प्रसिद्ध कवि थे विज्ञानेश्वर और विल्हण, किसके शासनकाल में थे, या किसके दरबार में थे, तो आपको ध्यान रखना है विक्रमादित्य सिक्स के दरबार के ये महत्वपूर्ण कवि थे विल्हण और विज्ञानेश्वर। विल्हण ने आपका जो है विक्रमांक चरित्र की रचना की है, विज्ञानेश्वर ने आपका विताक्षरा की रचना की है। इस वंश का अंतिम शासक होता है आपका सोमेश्वर फोर्थ। कौन होता है, सोमेश्वर फोर्थ, किसके, कल्याणी के चालुक्य का। फिर वेंगी के चालुक्य हमने देखा, पूर्वी चालुक्य। यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय ने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था।
इनकी राजधानी वेंगी थी, इसलिए इसको वेंगी के चालुक्य कहा जाता है। विष्णुवर्धन की पत्नी हुई आयना महादेवी। कौन? आयना महादेवी। इसने क्या किया? विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण कराया था। क्या? विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण कराया था किसने? इनकी पत्नी आयना महादेवी। किसकी पत्नी थी? विष्णुवर्धन की पत्नी थी। और विष्णुवर्धन किसका भाई था? पुलकेशिन द्वितीय का भाई था, जिसने वेंगी को जीतकर वहां कर अपने सब भाई के शासन करा दिया था। इस वंश का सबसे महान प्रतापी शासक होता है विजयादित्य तृतीय। कौन? विजयादित्य तृतीय। दक्षिण पथ का सबसे महानतम शासक भी आपका विजयादित्य तृतीय को घोषित किया गया था। चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा, इस शाखा में कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ। तो सबसे कमजोर जो शाखा है वो भी आपके वेंगी के चालुक्य को ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ जिसने अपने राज्य का विस्तार कर पाया। ये तो हमारा थ्योरी सेक्शन था दोस्तों। अब हम जो है पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो एहोल परिस्थिति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबार का कवि था? तो हमने यहाँ पर देखा कि रवि कीर्ति यानी एहोल अभिलेख के में हमें किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय के। और पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ही आपके कौन थे? रवि कीर्ति थे। कौन? रवि कीर्ति। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एहोल प्रशस्ति किसने लिखी थी? रवि कीर्ति ने लिखी थी। और रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। प्राचीनतम चालुक्य के संस्थापक, राजधानी, राज्यवंश और राजधानी बताना है। ठीक है। प्राचीनतम चालुक्य के राजधानी कहाँ है? वातापी या बदामी कर्नाटक में। पूर्वी चालुक्य की थी आपकी वेंगी आंध्र प्रदेश में। और पश्चिमी चालुक्य की थी आपकी कल्याणी कर्नाटक में। तो सामने आंसर दिए, तो 1 2 3 आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राज्य और संस्थापक आपको बताना है। तो वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन थे दोस्तों? जयसिंह। कौन थे? जयसिंह। वेंगी के चालुक्य, जिसको पुलकेशिन द्वितीय ने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ पर राजा बनाया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कल्याणी के चालुक्य, इसकी स्थापना किसने? तैलप द्वितीय ने की। और कांची के पल्लव आपका सिंह विष्णु यहाँ के संस्थापक थे, जो हमने बताया पल्लव वंश के नींव जहाँ पर रखी गई थी सबसे पहले। तो कांची उनकी राजधानी थी, तो वहाँ पर सिंह विष्णु ने पल्लव वंश के संस्थापक थे। ठीक है। तो आमने सामने ही दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वातापी चालुक्य के संस्थापक है जयसिंह। वेंगी के चालुक्य विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय। कांची के पल्लव आपके सिंह विष्णु थे। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज में महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा तट के में परास्त कर उसे दक्षिण बढ़ने से रोक दिया था? कौन थे दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय हमारे क्या सबसे महान प्रतापी शासक हुए हमारे कौन से? चालुक्य वंश के। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? आपके पुलकेशिन द्वितीय। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो किन शासकों की रुचि को दर्शाते हैं दोस्तों? तो पल्लवों की जो है कला को यहाँ पर कौन दर्शाता है? महाबलीपुरम। मतविलास प्रसन्न नाटक के रचयिता कौन है? तो मतविलास प्रसन्न नाटक के रचयिता कौन था दोस्तों? आपके महेंद्र वर्मन प्रथम। मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या थे? आपके लेखक भी थे और कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो मतविलास प्रसन्न नाटक जो हास्य ग्रंथ है किसने लिखे? महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा है। किस मंदिर को राजसिंहेश्वर और राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? तो आपका कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर था उसे आपका राज सिंहेश्वर और राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर को। अगला हमारा विक्रमांक चरित्र के रचयिता विल्हण और मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर। ठीक है। कौन सा? विक्रमांक चरित्र के रचयिता विल्हण और मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक संस्थापक कौन थे? तो किसके संरक्षक में थे दोस्तों? विक्रमादित्य 6 के दरबार में आपके दो कवि थे हमारे थे। कौन? विल्हण और आपके विज्ञानेश्वर। तो इन्होंने विल्हण ने आपकी कौन सी रचना की है? विक्रमांक चरित्र। और विज्ञानेश्वर ने आपका मिताक्षरा की रचना की थी। तो किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य 6 के दरबार में थे। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो मिताक्षरा की विषय वस्तु थी आपकी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। कौन? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता आपके जो है मिताक्षरा की विषय वस्तु थी। तो ये तो तुम्हारे दोस्तों कल की वीडियो के पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज की वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि आज हम राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश की सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हुए आपके दंती दुर्ग। राजधानी थी मान्यखेत। प्रमुख शासक हुए आपके कृष्ण प्रथम, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोधवर्ष और कृष्ण तृतीय। तो ये 5 राज्य आपको दोस्तों राजा आपको ध्यान रखना है। और लगभग आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं 4-5 राजाओं से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपकी 4-5 राजा आपको याद हैं और ऑप्शन में अगर दिखें तो इनमें से कोई एक दिखता है तो आप यहाँ पर आसान कर सकते हो। तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोधवर्ष और आपका कृष्ण तृतीय आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना
दंती दुर्ग द्वारा यहाँ पर जो है 735 से 756 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा। वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को इन्होंने पराजित किया था और राष्ट्रकूट वंश की इन्होंने यहाँ पर नींव डाली थी। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। किसको बनाया था? मान्यखेत को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? मान्यखेत को बनाया था। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रकूट वंश कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक होता है कृष्ण प्रथम। कौन होता है? कृष्ण प्रथम। तो दंती दुर्ग के बाद कौन होता है? कृष्ण प्रथम। और ये अपने शासन काल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अभी हमने कांची के कैलाशनाथ मंदिर को देखा था, अभी हम एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर को देख रहे हैं, जिसकी रचना किसने की? कृष्ण प्रथम ने की थी। तो किसकी? कैलाशनाथ, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्ण प्रथम ने कराया था, जो कि किस शैली में थी? द्रविड़ शैली में। तो आपको पूछा जाए कि एलोरा कैलाश मंदिर किस शैली में का निर्माण किया है, किस शैली में किया गया है? तो दोस्तों द्रविड़ शैली में आपका जो एलोरा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर अगला शासक होता है ध्रुव। ध्रुव ने 780 ईस्वी में अपने भाई गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर शासक किया था। इसने उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया था। किसकी तरफ? उत्तरापथ की तरफ इन्होंने क्या किया था? विजय अभियान चलाया था। उत्तर के अपने सफल अभियानों में उपरांत गंगा यमुना के प्रतीक चिन्हों को अपना राज्य चिन्ह बनाया था। किसको? गंगा यमुना का प्रतीक चिन्ह उन्होंने क्या है? अपना राज्य चिन्ह बनाया था। तो राष्ट्रकूटों का राज्य चिन्ह क्या था? आपका गंगा यमुना। ध्रुव की वह पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो कन्नौज पर अधिकार करने हेतु इसने क्या करते? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। किसने? ध्रुव ने। प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट एवं पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना के दोआब के पास पराजित किया था। किसको किया था? धर्मपाल को उन्होंने कहाँ पर पराजित किया था? गंगा यमुना दोआब के पास पराजित किया था। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। जो ध्रुव था आपका राजा था, उसे धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस राजा को आपका धारावर्ष के नाम से जाना जाता है? तो ध्रुव को, राजा ध्रुव को आपका जो धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। और ये एक क्या थे? राष्ट्रकूट वंश के एक राजा हुए ध्रुव, जिसको धारावर्ष के नाम से जाना जाता था। कन्नौज ट्रायंगल आपका जो है ये था। देखिए त्रिपक्षीय समझौते यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया था राष्ट्रकूट वंश में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कन्नौज ट्रायंगल किस तरीके से था। तो आप ये देख सकते हो, ये साम्राज्य आपका जो है कन्नौज ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग शासक युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ध्रुव ने यहाँ पर जो है भाग लिया था। उसके बाद दोस्तों अगला शासक होता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया। इसके बाद पुत्र अमोघ वर्ष को इसका अगला शासक बनता है। तो गोविंद तृतीय भी महान प्रतापी शासक हुआ, जिसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया था। अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था और अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अब सबसे महान शासक है तो इसने कुछ न कुछ तो किया ही होगा। अब क्या किया है दोस्तों, हम वही डिस्कस करेंगे। तो अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और इसके गुरु का नाम था गुरु जैन आचार्य जिनसेन। कौन था? गुरु जैन आचार्य जिनसेन जो है अमोघ वर्ष के गुरु थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमोघ वर्ष ने किससे आपके जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो गुरु जैन आचार्य जिनसेन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके गुरु कौन थे? जिनसेन। अगले दोस्तों अमोघ वर्ष स्वयं एक महान विद्वान था। ठीक है, खुद ही एक क्या है था? एक महान विद्वान था। इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ लिखा था। कौन सा? कवि राजमार्ग। तो आपसे पूछा जाए कि कवि राजमार्ग किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अमोघ वर्ष की रचना है। तो कवि राजमार्ग जो आपकी है अमोघ वर्ष की रचना है और ये एक महान विद्वान थे। इसने इन्होंने एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी, कवि राजमार्ग। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर इसने अपने जीवन का अंत कर दिया था। तो कौन सी नदी में इन्होंने अपने जल समाधि ली थी? तो तुंगभद्रा नदी में इन्होंने अब जल की समाधि ली थी। अगला बात दोस्तों हमारा कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी राजा में से एक था। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण कर, कौन सा? अकाल वर्ष की उपाधि किसने धारण की थी? कृष्ण तृतीय ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अकाल वर्ष की उपाधि किसने धारण की थी? तो कृष्ण तृतीय ने आपकी जो है अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी। सत्ता हाथ में आते ही इन्होंने कांची और तंजौर पर विजय अभियान चलाकर उन्हें जीत लिया था। कौन सा? कांची और तंजौर पर इन्होंने क्या कहता है? विजय प्राप्त की थी। कृष्ण तृतीय में तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक प्रांतक प्रथम को पराजित कर लिया था। तो तक्कोलम के युद्ध, कौन सा युद्ध? तक्कोलम का युद्ध।
किसके बीच में हुआ था? तो चोल शासकों के बीच में, राष्ट्रकूट और चोल शासकों के बीच में आपका ये युद्ध हुआ था, तक्कोलम का युद्ध। तो आपको ध्यान रखना है तक्कोलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश और चोल वंशों के बीच में हुआ था। इसी के दरबार में यहाँ पे कन्नड़ भाषाई एक कवि थे, कौन? पोन्न। कौन था? पोन्न। और इन्होंने आपकी जो है शांति पुराण की रचना की थी। तो कौन जो है आपका पोन्न जो है किसके दरबार का कवि था? तो कृष्ण तृतीय के दरबार का एक कन्नड़ भाषाई कवि था, जिसने कौन सी रचना की थी? शांति पुराण की रचना की थी। किसकी रचना की? शांति पुराण की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक हुआ कर्क द्वितीय। कौन सा? कर्क द्वितीय। तो कृष्ण राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? कर्क। ठीक है, कर्क द्वितीय, जो कि एक अयोग्य शासक था और इसकी हत्या तैलभ द्वितीय ने की थी। और तैलभ द्वितीय ने ही यहाँ पर चालुक्य वंश की स्थापना, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो हमने पीछे देखा था ना कि चालुक्य वंश तैलभ द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा था। तो कल्याणी के चालुक्य वंश ये था और इसने यहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का पतन करके चालुक्य वंश की यहाँ पर इन्होंने नींव रख ली थी। ठीक है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो अंतिम शासक कौन हुआ? कर्क द्वितीय। और चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हुए? आपके कल्याणी के चालुक्य के तैलभ द्वितीय। शांति पुराण की रचना किसने की? पोन्न ने। किसने की? पोन्न ने आपकी जो है शांति पुराण की रचना की थी। राष्ट्रकूट वंश एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण भी राष्ट्रकूट वंश के ही टाइम पीरियड में हुआ था। तो एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के ही समय हुआ था। तो आपसे पूछा जाए कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने ही किया था। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? 34 गुफाएं हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 गुफाएं आपकी बौद्ध की हैं, 13 से 29 गुफाएं आपकी जो है हिंदुओं की है, और 30 से 34 गुफाएं आपकी जैनों की है। तो आपसे पूछा जाए कि एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? तो आपके बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों के धर्म की आपके जो यहाँ पर गुफाएं देखने को मिलती है। तो कुल 34 गुफाएं, जिसमें 1 से 12 आपकी जो 12 जो है बौद्धों की गुफाएं, 13 से 29 आपके हिंदुओं की गुफाएं, और 30 से 34 गुफाएं जो आपकी है किसके? जैन धर्म की है। यानी सबसे कम गुफाएं जो है जैन धर्म की, और सबसे ज़्यादा आपकी जो है किसकी है दोस्तों? हिंदुओं की यहाँ पर गुफाएं देखने को मिलती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चोल वंश की। तो चोल वंश 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक यहाँ पर शासन करते हैं, तो जो कि हमारा अंतिम यहाँ पर चोल वंश हम देखने को मिलता है प्राचीन भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत के राजवंश में चोल वंश 850 से 1279 ईस्वी तक यहाँ पर रहते हैं। तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय होता है। तो मैंने आपको बताया था तीसरी शताब्दी में चोल वंश का पतन हो गया था, और 9वीं शताब्दी में ये पुनः उदय यहाँ पर हो जाता है। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने। तो इस बार चोल वंश की स्थापना किसने कर दी? विजयालय ने इसको क्या है फिर से उदय कर लिया। इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। संस्थापक कौन हुए? विजयालय, और राजधानी हुई तंजौर। ठीक है, तो चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था? तो आपका विजयालय था। आपको ध्यान रखना है। प्रमुख शासक यहाँ पर चोल वंश में कौन कौन हुए? तो चोल वंश के प्रमुख शासक आपके हुए प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। तो 3 राजा आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो अगर इनमें से कोई आंसर है तो आप यहाँ पर गैस कर सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं भी मालूम है तो इनमें से किसी एक पर टिक्का आप कर सकते हो। तो ये प्रमुख शासक जो आपके हुए चोल वंश के, प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, क्योंकि अक्सर काम इन्होंने ही इस राजवंश में किया होगा। सबसे पहले हम चोल वंश में बात करते हैं विजयालय की। और विजयालय ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की। इसने तंजौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। आदित्य प्रथम का पुत्र पुरांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक होता है। ठीक है, तो आदित्य प्रथम का पुत्र था प्रांतक प्रथम, ये चोल साम्राज्य का अगला शासक होता है। किसके बाद? विजयालय के बाद। प्रांतक प्रथम की बात करें तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने यहाँ पर आक्रमण किया था। किसने? कृष्ण तृतीय ने आपका जो है प्रांतक प्रथम पर यानी चोल वंश पर यहाँ पर आक्रमण किया था। इतिहास में इस युद्ध को तक्कोलम का युद्ध कहा गया। कौन सा युद्ध? तक्कोलम का युद्ध कहा गया। और इसमें चोलों की बुरी तरह से हार यहाँ पर हुई थी। तो राष्ट्रकूट वंशों ने यहाँ पर चोलों को बुरी तरह से यहाँ पर हरा दिया था। तो इतिहास में जो है राष्ट्रकूट वंश और चोल वंशों के बीच में पहला युद्ध जो तक्कोलम का युद्ध था, इसे इतिहास में तक्कोलम के नाम से जाना गया। तो इसमें आपका किस किसने युद्ध किया था? प्रांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय के बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध को प्रांतक का बड़ा पुत्र राजादित्य भी मारा गया। तो प्रांतक का जो पुत्र था, बड़ा पुत्र कौन? राजादित्य,
ये भी यहाँ पर मारा गया। और प्रांतक प्रथम के ने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित करके मदुराई कुंड, कौन सा, मदुराई कुंड की उपाधि धारण की थी। किसने? प्रांतक प्रथम ने आपका जो है राज सिंह द्वितीय को हराकर यहाँ पर मदुराई कुंड का उपाधि धारण की थी। तो मदुराई कुंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो प्रांतक प्रथम ने की थी। अगला शासक यहाँ पर होता है राजराज प्रथम। कौन होता है? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम चोल वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक होता है, जो कि शैव धर्म का अनुयायी थे। कौन सा? शैव धर्म का अनुयायी था। कौन? राजराज प्रथम। और इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसने उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त करी थी। तो श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया था? तो राजराज प्रथम ने किया था, और यहाँ पर विजय भी इन्होंने प्राप्त की थी। इसी ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी किसने कराया था? राजराज प्रथम ने ही करवाया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, कौन सा? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम अगला शासक बना, ठीक है। इसके बाद राजराज प्रथम के बाद कौन बना शासक? राजेंद्र प्रथम अगला शासक बनता है। अब राजेंद्र प्रथम की बात अगर हम करें तो चोल धर्म का सर्वाधिक विस्तार जो है, चोल धर्म का चोल राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है किसने किया था दोस्तों? राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो आप चोल राज्य यहाँ पर देख सकते हो, चोल राज्य जो राजवंश था हमारा, चोल राज्य जो था, इसका सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने के समय ही हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर जीतकर अपने राज्य में मिला दिया था। इससे पहले हमने देखा राजेंद्र प्रथम ने जो है उत्तरी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करी थी, और यहाँ पर राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका को जीतकर अपने राज्य में मिला दिया था। इसने गंगैकोंड चोलपुरम, कौन सा? गंगैकोंड चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाई थी। कौन सा? गंगैकोंड चोलपुरम, कौन सा? गंगैकोंड चोलपुरम किसने यहाँ पर राजधानी बनाई थी? तो चोलों ने यहाँ पर राजधानी बनाई थी। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा यानी इंडोनेशिया पर भी आक्रमण किया था, और वहाँ के शासक शैलेंद्र को भी इन्होंने पराजित किया था। यानी इन्होंने श्रीलंका पर भी अपना आधिपत्य जमाया था, और यानी संपूर्ण श्रीलंका को भी इन्होंने जीता था, और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया को भी इन्होंने यहाँ पर जीता था। इंडोनेशिया के राजा थे आपके सुमात्रा, ठीक है। इस जगह का नाम इंडोनेशिया, सुमात्रा एक जगह का नाम है, उसको इन्होंने आक्रमण किया था, और वहाँ के जो शासक था शैलेंद्र, उनको भी इन्होंने यहाँ पर पराजित किया था। यानी आपका जो इंडोनेशिया तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ, और उसके बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ, जिसके कारण इस वंश का यहाँ पर स्वतः ही समाप्त हो गया था। राजेंद्र तृतीय एक कमजोर शासक था, ठीक है, और उसके बाद कोई भी योग्य शासक इस राजवंश में नहीं होता है, जिससे इसका स्वतः ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम तक ही यहाँ पर जो है काफ़ी शक्तिशाली ये साम्राज्य हमारा बनता है, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके पास जो अगर ये श्रीलंका तक पहुँचे या इंडोनेशिया तक पहुँचे, तो आपको पता है कि हम भारत के साथ क्या बनाते हैं? समुद्री सीमा बनाते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं इनके पास क्या रहा होगा? आपका नौसेना यहाँ पर रही होगी, जो कि समुद्र के अंदर भी जा सकती थी, तभी तो इन्होंने वहाँ पर विजय प्राप्त करी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नौसेना सबसे ज़्यादा किसके पास थी, वो भी चोलों के पास ही सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। तो आपको ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर क्या है चोल वंश के बारे में? तो चोल वंश में आपको ध्यान रखना है, चोल वंश में भगवान विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे। तो भगवान विष्णु के जो उपासक होते थे चोल वंश में, उनको हम क्या कहते हैं? अलवार कहते थे। और जो शिव के उपासक होते थे उनको नयनार कहते थे। क्या कहते हैं? नयनार कहते थे। तो भगवान विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता था, भगवान शिव के उपासकों को नयनार कहा जाता था। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि चोल वंश में भगवान शिव के उपासकों को क्या कहा जाता? नयनार कहा जाता था, और भगवान विष्णु के उपासकों को अलवार कहा जाता था। चोल काल में सोने के सिक्के को कांसू कहा जाता। क्या कहा जाता? कांसू कहा जाता था। चोल काल में सोने के सिक्के को कांसू कहा जाता। चोल वंश के अधिकतम शासक जो धर्म थे वो कौन से थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। तो चोल वंश के अधिकतम शासक जो हुए वो किस धर्म के अनुयायी थे? आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल वंश में राजा अपना उत्तराधिकारी अपने शासन काल में ही घोषित कर देता। तो चोल वंश में क्या था दोस्तों, जो राजा होता था अपना उत्तराधिकारी जो है अपने जीते जी यानी अपने शासन काल में ही घोषित कर लेता था कि ये हमारा जो उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भगवान विष्णु के उपासक को अलवार कहा जाता, भगवान शिव के उपासक को नयनार कहा जाता, सोने के सिक्कों को कांसू कहा जाता। अधिकतम जो शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। राजा जो है उत्तराधिकारी अपने शासनकाल में ही घोषित कर लेते थे। आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे PYQs की। तो सबसे पहले तो आप इनको खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूँ। आप इनको वीडियो को होल्ड करके इनके आंसर्स को लिख सकते हो। अभी मैं आपको आंसर बताऊँगा इसमें।
तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इनको आप डिस्कस कीजिए, इसके बाद हम इनके आंसर करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने सभी आंसर्स को यहाँ पर कर लिया होगा। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप इनको नोट डाउन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया कि राजेंद्र प्रथम जो आपके थे, इसने संपूर्ण आपका जो है श्रीलंका पर अपना अधिकार जमाया था। तो इससे पहले राजराज प्रथम ने भी आक्रमण किया था, परंतु सिर्फ उसने आपका जो है दक्षिणी क्षेत्र को ही यहाँ पर जीत पाया था। ठीक है, उसके बाद आपका राजेंद्र प्रथम आता है जो कि संपूर्ण श्रीलंका पर अपना अधिकार जमाता है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात के 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पहाड़ी को काटकर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूटों ने ही आपका जो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, और इन्होंने एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। निम्नलिखित में से किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने कराया था क्या? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी कौन सा शहर था आपका दोस्तों? तंजौर। कौन सा? तंजौर जो है आपका चोल राजाओं की राजधानी थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर की थी। किसको हराकर? पल्लवों को इन्होंने समाप्त यहाँ पर करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडोनेशिया तक जिन्होंने अधिकार कर लिया था वो कौन थे? चोल थे। तो चोल ने आपका जो है श्रीलंका भी और इंडोनेशिया तक इन्होंने अपना जो है शासन फैला दिया था, या अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो वहाँ जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि नौसेना की जरूरत होती है। ठीक है, यानी पानी में चलने वाली सेनाओं की आवश्यकता थी। तो कौन गया था वहाँ तक? चोल। तो यानी सबसे शक्तिशाली नौसेना किसके पास भी होगी? चोल साम्राज्य के पास होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया, यानी राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तल्लब द्वितीय ने किया था। किसने की थी? तल्लब द्वितीय ने की थी। तल्लब द्वितीय ने। और तल्लब द्वितीय ने कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी? तो कल्याणी के जो चालुक्य थे, इसकी इन्होंने यहाँ पर शुरुआत, संस्थापक थी। तो कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तल्लब द्वितीय ने। और इन्होंने राष्ट्रकूटों को समाप्त करिए, राष्ट्रकूटों के वंश का पतन करके कल्याणी के चालुक्य वंश की इन्होंने स्थापना पर नींव डाली थी। किसने? तैलब द्वितीय ने। तो राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ कर फेंका था? तैलब द्वितीय ने। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध कौन सा? तक्कोलम का युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में दोस्तों हमें देखने को मिला था तक्कोलम का युद्ध। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? कृष्ण प्रथम के बीच में हुआ था, है ना। दक्षिण भारत का जो तक्कोलम का युद्ध है किसके? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो मैंने आपको बताया कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण और एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने किया था। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगला हमारे 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली? तो चोल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा 9वीं शताब्दी में फिर से डाला गया था? तो विजयालय, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? चोल का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। किसको? विजयालय को। तो तीसरी शताब्दी में पतन होने के बाद 9वीं शताब्दी में पुनः आपका जो है उदय किया था। किसने? विजयालय ने। किसने किया था? विजयालय ने। एलोरा की गुफाओं का शैलकृत मंदिरों का संबंध है, किससे संबंधित है? जो एलोरा की गुफाएं, तो हिंदुओं, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि कुल 34 गुफाएं आपके हमारे जो है एलोरा में थी, जिसमें 1 से 12 जो आपकी है किससे? बौद्धों से संबंधित है। आपके 13 से 29 जो आपकी है ये आपके किससे? हिंदुओं से संबंधित थी। और जो है 30 से 34 जो गुफाएं जो थी वो आपकी जैन धर्म से संबंधित है। तो ये हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, 30 से 34 आपकी जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो टोटल कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं हैं। तंजौर का बृहदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तंजौर का बृहदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है आपका तंजौर और बृहदेश्वर का, या राजराजेश्वर मंदिर आपका जो है शिव को समर्पित है। तो ये दोस्तों हमारी आज की वीडियो, और इस तरीके से हमारा जो है प्राचीन भारत का जो जितने भी राजवंश है ये हमने आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कस किया। उम्मीद दोस्तों आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो और अच्छे से आपने हमारी वीडियोस को देखा हो, अच्छे से आपने स्टडी किया हो। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपको दोस्तों नए मैराथन के साथ, और इसके बाद हम नया टॉपिक कौन सा डिस्कस करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। क्या कंटिन्यू हम यहाँ पर मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करें, या आपका जो है पॉलिटी या भूगोल में से कोई टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करें? तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दें दोस्तों। मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।